औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब अली, मैं जो हूँ इस वक्त ये शोले फिल्मों का जो ठाकुर है, शोले फिल्मों का ठाकुर जिसके हाथ काट दिए जाते हैं, ठाकुर ये हाथ मुझको दे दो ठाकुर, वो बन के क्यों बैठा हुआ हूँ। उसकी वजह ये नहीं है कि कराची के अंदर अचानक बर्फ़बारी होना शुरू हो गई है या फिर ये कि कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं अचानक से और मैं ठंड से बिलबिला उठा हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं किसी से किया हुआ एक वादा पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी मोहब्बत, अक़ीदत और प्यार में मुझे ये चादर गिफ्ट की। बन्नू वुलन मिल से ख़ास तौर पे मेरे लिए वो गोला बारूद और वो जो लैंड माइन्स वहाँ बिछी हुई हैं और जो ख़तरनाक वहाँ पे हालात इस वक्त मौजूद हैं, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों पर रहम व करम अता फ़रमाए। मेरे अब्बू जान का आबाई शहर है और मेरे अब्बू जान को बहुत मोहब्बत थी अपने इलाके से। तो जिस तरह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत में हम अरब से मोहब्बत करते हैं, तो मैं अपने अब्बू जान से मोहब्बत करता हूँ और अपने अब्बू जान के तवस्सुल से उनके शहर से मोहब्बत करता हूँ। इवन दो कि वो जगह ऐसी है कि वहाँ पे मैं क्या कोई भी जाके इस वक्त नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे बड़े सख्त हालात हैं। तो हम वहाँ के लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम व करम अता फरमाए। तो खैर हमारी बाजी हैं, उन्होंने हमें मोहब्बत और प्यार से वहाँ से अपनी जान झोंकों में डाल के ये मेरे लिए वहाँ से ये शॉल लेके आई और उन्होंने मुझे तोहफ़तन दी। तो जब मैं पेशावर में था तो वहाँ के वेदर के एतबार से तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन कराची के एतबार से ये है कि कराची के अंदर सख्त सर्दी नहीं पड़ती। लेकिन बाजी मुझसे खफ़ा हो रही थी, उन्होंने कहा तुम पहनते नहीं हो, तो मैंने कहा भाई मैं संडे की वीडियो में ये चादर पहन के बैठूंगा, चाहे मैं अंदर से पसीना पसीना क्यों ना हो जाऊं। लेकिन मज़े की बात यह है अल्लाह ताला ने मेरी बाजी की खुशी के लिए आज कराची के अंदर मज़ेदार ठंडक भेजी हुई है। वैसे तो अभी देखो पीछे से मेरे सूरज निकलना शुरू हो चुका है। सुबह सवेरे से मैं जो हूँ फजर की नमाज के बाद से कंबल में छुपा हुआ था, क्योंकि कराची में बेइंतहा सर्दी नहीं पड़ती, सख्त सर्दी नहीं पड़ती, पर इतनी मज़े की सर्दी पड़ती है कि ये चीज़ें भी पहन के आपको मज़ा आता है। और पता है बाजी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये चीज़ इतनी ज़बरदस्त है, आज की रात या किसी भी रात अगर मैं किसी मज़ेदार चाय के होटल पे बैठा, स्पेशली अगर वो खुला ओपन एयर चाय का होटल हुआ, तो वहाँ पे इसको पहन के बैठूंगा और मैं किस्सा खानी बाज़ार की वाइब्स को जो है ना रीलिव करूँगा। कि वहाँ पे मेरे चाचू ने मुझे बताया था, ये किस्सा खानी बाज़ार की एक स्टोरी ये है कि वहाँ पे लोग बैठ के सर्दियों की रातों में चाय पीते थे और एक दूसरे को किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ढाबे पे बैठना मुझे बहुत मज़ा आता है। ठीक, खुदा माफ़ करे, ढाबे पे सबसे फजूल लोग बैठते हैं जो वक्त ज़ाया करते हैं, चाय पीते हैं। लेकिन यार वो एक्टिविटी भी आज के दौर के एतबार से बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जब इतना अफरा तफरी का दौर है और इतना गम है, तो दोस्तों के साथ बैठ के चाय के होटल पे अगर आप कोई फहश बातें ना करें, अच्छी मज़ेदार बातें करें, तो इसमें क्या बुराई है। उसी के साथ मैं अब इस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपको बयान करने लगा हूँ कि आज की वीडियो बेसिकली एक और शख्स को भी डेडिकेटेड है, मेरी बाजी से ही मुंसलिक, मेरी एक छोटी बेटी, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी कज़न, उसको जो भी नाम दिया जाए। बहुत छोटी सी है और बड़े शौक़ से मेरी वीडियोस देखती है। उसने मुझसे कहा कि उमैर भाई मुझे एक बात बताइए, आपकी तमाम वीडियोस का नाम सुलेमानी व्लॉग, सुलेमानी शॉर्ट क्यों होता है? अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त, ठीक है? उसने भी मुझसे कहा, उसने ऑल द वे दुबई से सवाल किया, उसने कहा यार तेरी जब भी वीडियो आती है तूने एस्टैब्लिश कर दिया है ठीक है सुलेमानी, लेकिन हर वीडियो पे सुलेमानी क्यों लिखता है? तो ये मेरा दोस्त और मेरी वो छोटी सहेली, इन दोनों की बात का जवाब मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के तवस्सुल से। देखें, ये सुलेमानी का कहाँ से आया कॉन्सेप्ट, उसकी वजह बतानी पड़ेगी। बात यह है कि मैं भी एक गुमनाम व्लॉगर हूँ, ठीक है? वीडियोस बनाता हूँ
मुझे ज़ाती तौर पे लगता है मैं अच्छा काम करता हूँ, ज़ाती तौर पे लगता है। लेकिन इंसान को तो अपने आप जो है टॉम क्रूज़ ही समझता है, हर इंसान अपने आप को टॉम क्रूज़ समझता है। वो बेशक हो ना, ठीक है? मगर कहने का मकसद ये है, मुझे लगता है कि मैं अच्छा काम करता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ। अगर करता नहीं हूँ, तो कर सकता हूँ। मतलब टैलेंट है, ठीक है? हो सकता है छक्का ना लगा हो सकता है चांस ना मिला हो सकता है अभी तक खुल के वो टैलेंट या वो क्रिएटिविटी बाहर ना आई हो, लेकिन मुझे लगता है। मगर जो चीज़ें मैं इस वक़्त लैक करता हूँ, वो चीज़ें क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइसेज़। वैसे तो मैंने अपने आप को काफ़ी हद तक अपग्रेड किया है। मैंने ये बड़ा महँगा ट्राइपॉड लिया है, बड़ा महँगा फ़ोन लिया है, अच्छा माइक लिया है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मेरे पास बहुत सारी और चीज़ें मौजूद नहीं हैं। व्लॉगिंग के काम को आप बहुत ही छोटे पैमाने पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही छोटे पैमाने पे एक बहुत सस्ता फ़ोन हो, सस्ता सा आपका यहाँ तक कि आपको ये माइक की भी ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन के ऊपर आपका आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी बात करना अच्छी है, आप जो बात कर रहे हो उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो एक बच्चा, एक बच्ची अगर ये कंटेंट क्रिएशन करना चाहता है, वो 5, 10, 20 हज़ार, 25 हज़ार के अंदर भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब जैसे-जैसे आप तरक्की करते हो, आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, आप अपने सामान को बढ़ाते हो, आप अपनी चीज़ों को एनहांस करते हो। फिर उसके बाद जो है, जब आपका सामान, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब चीज़ें बढ़ती हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, महँगी चीज़ें आप खरीदते हो, अच्छा कैमरा लेते हो, अच्छा माइक लेते हो, वो चीज़ें लेते हो, साथ ही आप एडिटिंग को भी सीखते हो, ठीक है? बहुत सारे अच्छे-अच्छे ज़बरदस्त मुझे इरफ़ान जुनेजो की एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है। मुझे उसकी कॉपी राइटिंग, उसकी उसके अंदाज़ डिलीवरी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है? वो ज़बरदस्त लिखता बहुत अच्छा है और उसको फिर बयान बहुत अच्छा करता है। ये चीज़ें भी काम करती हैं। मतलब इसका भी बहुत बड़ा अमल दखल है कि आप कितनी अच्छी तरह से सुलझी हुई एजुकेटेड अंदाज़ में अच्छी बात कैसे लिख सकते हो, कैसे अदा कर सकते हो। फिर उसके बाद एडिटिंग, ये बहुत अहम चीज़ है। आप उसकी एडिटिंग करते हो और इसी तरह से फिर आपके काम को तरक्की मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो कि टैलेंट के साथ पैदा होते हैं, ठीक है? जैसे कि वो दना नीर थी, उसने जो है वो एक उसका एक छोटा-सा वो था, पौड़ी हो रही है, वो फ़ेमस हुआ, बट शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड गर्ल एज़ वेल, ठीक है? वो वैसे भी टैलेंटेड है, ठीक है? उसको उसको उसकी फैमिली बैकग्राउंड या इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुद टैलेंटेड है, तो वो शाइन कर गई। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ हालात और मामलात होते हैं। कोई टैलेंटेड होता है, किसी का क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, किसी के पास सामान अच्छा होता है और बहुत सारी चीज़ें आपके इसको आगे लेके चलती हैं। अब मेरे पास अभी अपग्रेड हुआ हूँ अपने फ़ोन, अपने माइक्स के एतबार से, लेकिन इससे तकरीबन 1 महीने पहले तक मेरे पास नॉर्मल चीज़ें थी। वही जैसे मैंने आपको बताया 40-50 हज़ार रुपए के सामान के साथ आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल चीज़ें थी। एडिटिंग मैं नहीं करता था। अच्छा मेरे पास वक़्त नहीं है क्योंकि मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ और नौकरी के बाद मैं अपनी फ़ैमिली को वक़्त देता हूँ। ये चीज़ भी जो मैं करता हूँ ना सिर्फ़ हफ़्ते में 1 दिन या 2 दिन, इसके ऊपर भी मेरा बेटा मुझसे शिकायत करता है, "बाबा हमें वक़्त दो।" मैं कहता हूँ, "अबे तुम सारा तो वक़्त दे दिया और कितना वक़्त दो?" ठीक है, माशाअल्लाह। मगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 या 3 घंटे या 4 घंटे मैं अपने वीकेंड के सिर्फ़ इस काम पे लगाता हूँ और उसके बाद मेरे ख़्याल से एवरीडे सिर्फ़ अपलोड करने के लिए रात को घर आके जब सब खाना-पीना, बच्चों को वक़्त वग़ैरह 1 घंटा मुझे लगता है चीज़ों को अपलोड करने में। उसमें भी मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करता। ना मैं थंबनेल के ऊपर मेहनत करता हूँ, ना मैं एसईओ के ऊपर मेहनत करता हूँ और इसी वजह से भी मेरे कोई इतने ख़ास सब्सक्राइबर्स नहीं है क्योंकि यार मेरे पास वक़्त नहीं है ये चीज़ें करने का। ये मेरी हॉबी है। ये मेरा कोई ब्रेड एंड बटर नहीं है। ये इसके ज़रिए मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बना रहा। ये सिर्फ़ शौक में कर रहा हूँ। मुझे इसमें मज़ा आता है, मैं करके डाल देता हूँ। मगर जो एक प्रोफेशनल यूट्यूबर या व्लॉगर होता है जिसका ये सोर्स ऑफ इनकम है, उस पे मेहनत करता है, ठीक है? वो अपनी एडिटिंग की स्किल्स को अच्छा करता है, वो अपने अपने एसेट्स अच्छे खरीदता है, फिर उसके बाद एडिटिंग को सीखता है, उसके बाद जुजुम उस तरह से जो टेक्स्ट आ रहा होता है, आई एम सॉरी पीछे बाहर कुत्ता भौंक रहा है, बीच में इसमें आवाज़ आ रही होगी। तो ये देख रहे हैं? ये एडिटिंग, ये जो एडिटिंग मेरे मेरे काम के अंदर जो ये एडिटिंग अपनी ऐड कर रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। प्रोफेशनल यूट्यूबर अगर होगा, वो इन चीज़ों का ख़्याल करेगा। वो कहेगा कि यार कुत्ते की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी वीडियो के अंदर अगर कुत्ते की आवाज़ आ गई है, इस पार्ट को मैं एडिट करके कट कर दूँगा, निकाल दूँगा। क्यों? क्योंकि मेरी 5 मिनट की, 6 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो है, वो बने और वो जाए यूट्यूब के ऊपर और उसके बाद जो है उससे मैं
अर्निंग करूं, या कम से कम लोग उस पे वाह वाह करें कि यार क्या ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, एंड परफेक्टली नॉर्मल और बिल्कुल सही बात है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं ये कुत्ते की आवाज़ निकालने का वक्त नहीं है, मैं नहीं करूँगा एडिट, सही है। मेरे पास कैमरा अच्छा आ गया है, नहीं आता तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी। मेरे पास माइक इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे वो माइक लेके बैठना पड़ता था, वो तार होती थी वगैरह, इसकी ज़रूरत थी। तो ये मैंने इस पे खर्चा करना था मुझे कि यार अगर मैंने वाक़ई ये काम करना है, तो ये तो करना है। ये कैमरा जो आया है, ये जो ट्राइपॉड आया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बगैर भी मैं ज़िंदा रह सकता था। ये मेरे पास पैसे आ गए, चीज़ें आ गईं, मैंने कर लिया। लेकिन क्योंकि मुझे एडिट करने का इस वक़्त वक़्त नहीं है, शौक है, वक़्त नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो फिर मैंने ऐसे ही डालना शुरू कर दिया कि यार बस डालो, दे मार 4.5, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बात समझ में आएगी। मैंने तो बात ही करनी है ना, मैंने कौन-सा कोई दिखाना है कि यार देखो क्या क्रेज़ी एडिटिंग स्किल्स है मेरे पास। मैं चाहता हूँ हो और मैं चाहता हूँ वो करूँ, लेकिन क्योंकि वक़्त नहीं है, तो मैं बात तो कम से कम करूँ। अब मैं उसका वक़्त का वेट करूँ कि पहले मैं जाऊँ किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से एडिटिंग सीखूँ या ऑनलाइन सीखूँ, रातें अपनी काली करूँ और उसके बाद में जब सीख जाऊँगा फिर वीडियो करूँगा। इतने में तो फिर मेरी और ज़िंदगी चली जाएगी, और वो दिल में जो बातें हैं जो मैं करके डालना चाहता हूँ ताकि कल को मैं मर जाऊँ तो कोई अच्छी चीज़ पीछे छोड़ के चले जाऊँ, वो सब रह जाएगा। तो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। अब उस डालने के अंदर जो है वीडियोज़ डल रही थी। अचानक उसको सुलेमानी का लफ्ज़ क्यों दिया, अब उसके पीछे आ रही है असल कहानी। भाई देखो, हुआ ये कि आज से कोई तकरीबन 15 से 20 साल पहले की बात है। मुझे अचानक किसी ने बताया कि नर्सरी के ऊपर, जो हमारा शारा फैसल नर्सरी का इलाका है, वहाँ पे एक मशहूर नर्सरी का बर्गर वाला बैठता है और वो एक बहुत ही मज़ेदार बर्गर देता है। तो मैंने एक दिन जो है सोचा, मुझे नहीं याद कि वो क्या वजह थी, मैं अपनी जो है बाइक पे बैठा, मैंने मम्मा से कहा मैं जा रहा हूँ नर्सरी का बर्गर लेने। कहती ये क्या है? मैंने कहा ये सबने बताया बड़ा मशहूर कोई बर्गर है। तो मम्मा मैं लेने जा, आपको खाना है? मम्मा कहती हाँ मुझे भी खाना है। भाई ने कहा मुझे भी खाना है, अब्बू जान ने कहा मुझे भी खाना है, सबने कहा। मैंने कहा ठीक है मैं सबके लिए लेके आता हूँ। मैं चला गया नर्सरी, मैंने वो पहले दुकान तलाश की, मुझे वो मिल गई। अच्छा वो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग दुकान तो मुझे नहीं लगी, आज तो खैर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर और तब्दील होके बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन उस वक़्त जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा ये तो नॉर्मल सी दुकान है, हो सकता है फ्लेवर की बात हो रही होगी। तो खैर मैंने उससे पूछा कि आपके पास क्या-क्या मिलता है? माज़रत ये बाहर भेड़िया नुमा कुत्ते हमारे मोहल्ले वालों ने पाले हुए हैं। जब दरवाज़ा खोलो करके सामने बैठे हुए थे। मुझे कुत्तों से ना बहुत प्रॉब्लम है। मैं उनको मारता नहीं हूँ क्योंकि अल्लाह की मखलूक हैं, लेकिन इनकी वजह से रेबीज़ फैलते हैं, तो इनसे ज़रा बच के रहना चाहिए आपको, ठीक है? इनको प्यार नहीं करना चाहिए। अब लोगों ने इनको गोश्त डाल-डाल के प्यार कर के इनको मानूस कर लिया, तो यहाँ से जाते ही नहीं है। हमारे बच्चों के लिए खतरा बने हुए हैं ये। अच्छा खैर, वापस उस बात की तरफ आते हैं कि मैंने उससे कहा कि आपके मेन्यू में क्या-क्या चीज़ें हैं आप मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया मेरे पास ये बर्गर है, ये बर्गर है, ये बर्गर है, वो वाला बर्गर है। जैसे एक होता है ना बर्गर वाले वो चटनी वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, आलू वाला बर्गर, कीमा वाला बर्गर, चिकन वाला बर्गर, सारी चीज़ें उसने बताई। उन सब बर्गर्स में उसने एक बर्गर का नाम लिया सुलेमानी बर्गर। मैंने कहा सुलेमानी बर्गर? ये कौन-सा बर्गर है? मतलब तुमने सारे बर्गर्स में इतनी सारी चीज़ें बताई, अंडे वाला बर्गर, चटनी के साथ, मलाई के साथ, चीज़ के साथ। मैं तो बहुत स्लो बोल रहा हूँ, वो तो ऐसी स्पीड में बोल रहा था। मैंने कहा यार ये कौन-सा बर्गर है? सुलेमानी बर्गर। कहता है ये सुलेमानी बर्गर है। अच्छा मैंने उससे वज़ाहत हासिल करने के बजाय ना अपने दिमाग में सुलेमानी बर्गर की जो शक्ल क्रिएट की ना, वो क्या क्रिएट की कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के एक बड़े पावरफुल पैगंबर थे, उनके पास दुनिया में उन जैसी बादशाहत किसी के पास भी नहीं थी, ठीक है? उनके पास जिन्नात के ऊपर उनकी कंट्रोल था, वो जानवरों की बोलियाँ जानते थे, परिंदों की बोलियाँ जानते थे। हुदहुद का वाक़या इतना मशहूर, वो मलका का तख्त उठा के वो ले आए थे, मलका सबा का। तो मैंने कहा यार सुलेमानी बर्गर ना बाप होगा तमाम बर्गर्स का, उस जैसा बर्गर ही कोई नहीं होगा। इसने इतने बर्गरों की, 2 चपाती वाला बर्गर, 3 चपाती वाला बर्गर, अंडे वाला बर्गर, चिकन वाला बर्गर, ठीक है, वो सलाजीत वाला बर्गर और पता नहीं अश्वागंधा का बर्गर, सारे बर्गर्स तो बता दिए। सुलेमानी बर्गर इनका बाप होगा, वो सब बर्गरों में सबसे बड़ा होगा, सबसे खतरनाक होगा। तो मैंने कहा यार बाकी सबने तो नहीं कहा कि हमें खतरनाक बर्गर चाहिए, किसी ने कहा बीफ चाहिए, किसी ने कहा चिकन चाहिए, किसी ने कहा जो है अंडे वाला चाहिए, किसी ने कहा आलू वाला चाहिए। मैंने कहा मैं लूँगा सबका बाप बर्गर, सुलेमानी बर्गर। तो मैंने उससे कहा कि भाई एक सुलेमानी बर्गर कर दो और बाकी सबका ये गरीबों वाला बर्गर कर दो। तो बाकी सबके गरीबों वाले बर्गर हो गए, भाई का सुलेमानी बर्गर हो गया। अब जब
वो सारे बर्गर आए, तो मैंने चेक किया, मैंने कहा क्योंकि क्योंकि वो कोई प्रॉपर जैसे कि आपका किसी ये बड़े रेस्टोरेंट में होता है, वो बर्गरों के बॉक्सेस होते हैं, वो थैली में डाल के उसने दिए थे। तो मैंने कहा, मुझे पता कैसे चलेगा बीफ कौन सा है? कहता मैंने सब पे लिख दिया है। तो मैंने देखा, हाँ लिखा था बीफ, चिकन, अंडा, आलू। एक छोटा सा मरगिल्ला, यतीम, लवारिस, मिस्कीन सा एक एक थैला था, चुसा हुआ। मैंने कहा ये कौन सा बर्गर है? कहते ये आपका सुलेमानी बर्गर है। मैंने कहा यार क्या पैटीज गिर गई हैं इसकी? है सब्जियां कम पड़ गई, ये क्या है? मैंने खोल के देखा तो वो दो बनों के बीच में एक पतली सी चपाती पड़ी हुई थी, वो गोश्त की थी, किस चीज की थी मुझे याद नहीं। इतना सा बर्गर था, इतना सा, मतलब कि एक हाथ के ऊपर एक दूसरा हाथ रखो, इतना सा। मैंने कहा भाई एक बात सुनो, तुमने मुझे गलत किसी और का बर्गर। कहते यही सुलेमानी बर्गर है। मैंने कहा ये कैसा सुलेमानी बर्गर है? इसमें सुलेमानी बात क्या है? कहता है यही तो सुलेमानी बात है। मैंने कहा मुझे बात समझ में नहीं आ रही, सुलेमानी बर्गर तो कोई किंग साइज बर्गर। कहते नहीं नहीं, सुलेमानी का मतलब होता है इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं, कुछ नहीं, बस दो चपातियों को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसके बीच में एक गर्म करके चपाती वो मीट की उठा के उसमें रख दी और ये करके दे दिया, इसमें चटनी वटनी कुछ भी नहीं है। उस दिन मुझ पर यह बात आया हुई कि ये सुलेमानी का दूसरा वर्जन एक ले गए। वो मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे ख्याल से ग्रीक मैथोलॉजी की मूवी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। उसमें एक वो कैरेक्टर था कैलाबॉस, पेगासस, पर्सियस, पता नहीं क्या उसका मुझे नाम नहीं आ रहा। क्लैश ऑफ द टाइटन्स तो नहीं थी, उसका मुझे बिल्कुल नाम नहीं आ। उसके अंदर ना उसके पास एक हेलमेट था, वो हेलमेट पहनता था या वो पता नहीं चादर थी, वो चादर पहनता था तो वो गायब हो जाता था। तो मैंने कहा ये सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर थे उनकी तरह किंग साइज बर्गर नहीं है, ये वो उस ग्रीक माइथोलॉजी का सुलेमानी कुछ है कि इसमें सब कुछ गायब हो गया है, इस पे ऐसी चादर चढ़ी है या इसके ऊपर एक ऐसा हेलमेट रखा गया है कि इसके अंदर से हर चीज गायब हो चुकी है। ये है सुलेमानी की डेफिनेशन। मैंने कहा भाई ये मेरे साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हुआ है, मुझे आप दूसरा बर्गर बना दो, कोई बीफ बर्गर जो अच्छा होता है। उसने मुझे बना के दिया। मैं खैर वो सुलेमानी बर्गर भी घर पे लेके गया। फिर जब मैंने सबको बताया तो सब मुझ पे हंसे, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा बेइज्जती क्या हो गई, मुझे पता थोड़ी था कि सुलेमानी इसको कहते हैं। ठीक है, वो फिर मैंने घर पे देखा कि मैंने कहा यार ये तो बड़ा धोखा है, किसी को अगर ना पता हो तो उसको पता है पूछ लेना चाहिए, आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि सुलेमानी या इस तरह की कोई नई चीज आपको पता चले ना। मामा ने एक दफा घर में फ्रिटर्स बनाए, हम सब बड़े खुश हुए, फ्रिटर्स क्या चीज है? वो पता नहीं उन्होंने वो एप्पल की स्लाइसेस को तल के पता नहीं क्या बनाया था, इतना मूड खराब हुआ। और फिर जिंदगी भर जब तक अब्बू जान जिंदा रहे वो हमेशा कहते थे कि भाई नबीला कुछ तुम ना वो नहीं करना, कोई कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये फ्रिटर्स नहीं चाहिए हमें खाने में। और सच्ची बात है भाई, हमें एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। कई साल गुजरे, उससे पहले मैं ढाबे पे नहीं जाता था। मम्मी डैडी बर्गर बचा था ना, मैं बहुत ज़्यादा बर्गर था, तो मैं ढाबों पे जाके नहीं बैठता था। फिर उसके बाद जब मैं ढाबों पे बैठना स्टार्ट हुआ दोस्तों के साथ, तो वहां पर चाय आई ना, तो वो कहते हैं कौन सी चाय, ये चाय, वो चाय, वो चाय, वो अच्छा वो तो पठान था कि मैं कौन सी चाय, ये चाय, वो चाय, वो चाय, वो चाय। उसमें उसने एक नाम लिया कट चाय। मैंने कहा यार मेरे लिए कट चाय लाओ, ये क्या चीज़ है यार? मैंने दूध पत्ती सुना है, मैंने कड़क चाय सुना, कहता है कट चाय। मैंने कहा कट चाय लाओ। वो मेरे लिए कट चाय लाया, तो मेरे बाकी सब दोस्तों के कप के प्याले जो थे ना वो मुंह तक भरे हुए थे, वो जो मेरे लिए आया ना वो आधा कप था। मैंने कहा यार ये क्या है? कहते कट, ये कट हो गई। मैंने कहा यार मैंने कुछ नहीं सीखा सुलेमानी से, मैंने कुछ नहीं सीखा, कट का मतलब आधी। और मैंने कहा यार मुझे लगा था कोई बड़ी कट कटा कट टाइट टाइट कर चाय होगी। उसने कहा नहीं यार मरा, ये कट का मतलब है कट, आपको आधा कप मिलेगा। वो दिन था कि बस मैंने कहा कि बस अब उमर, अब तो सैयदना उमर फारूक कहते हैं कि जो ये मोमिन है ना वो कभी दूसरी दफा धोखा नहीं खाता, तो शायद मैं मोमिन नहीं हूँ, अल्लाह मुझे मोमिन बनाए। मैंने जो दूसरी दफा अपने साथ ही खिलवाड़ किया, ये कट को मैंने नहीं समझा और मैंने सुलेमानी वाला उससे सबक हासिल नहीं किया, तो ये हुआ मेरे साथ। अब आपको शायद ये बात मेरी समझ में आ गई होगी जो मैंने शुरू में तमहीद बांधी कि व्लॉगिंग का काम, कंटेंट क्रिएशन का काम पैसा तलब होता है, मेहनत तलब होता है, क्रिएटिविटी तलब होता है। और मेरे साथ जो सुलेमानी के साथ जो हैंड हुआ, जो गेम हुई, उससे मैंने एक सबक सीखा। तो मेरे व्लॉग्स सुलेमानी व्लॉग या सुलेमानी शॉर्ट इसलिए होते हैं कि इस पर मैं ना सोचता हूँ,
ना इसके ऊपर मैं दिमाग लगाता हूँ। मेरे दिमाग में एक इंस्पिरेशन आती है, फटाफट खटाखट रिकॉर्ड कर देते हैं और उसके ऊपर कोई एडिटिंग नहीं होती। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाता है। मैंने अभी हाल ही में कोई पता नहीं कोई 8-9 महीने के बाद पहली बार एक एडिटिंग की है। अपने दोस्त की मेरी वीडियो थी, मेरे मेरे और शब्बो की गुफ्तगू की। वो 2 घंटे लंबी वीडियो है, कौन देखेगा 2 घंटे की, लेकिन वो मेरे और मेरे दोस्त की बहुत मज़ेदार गपशप है। मैं उसको सिर्फ़ सुन रहा था दोबारा तो मेरे हँस-हँस के पेट में दर्द हो गया था। उसमें उसने एक शख़्स का नाम ले लिया था, पूरी 2 घंटे की वीडियो में एक शख़्स का नाम लिया था। वो नाम मैं नहीं चाहता था कि वो ले, और उसको एडिट करने के लिए मुझे पूरी वीडियो में तलाश करना पड़ा कि वो पार्ट कहाँ है, और सिर्फ उस नाम को मैंने वहां से गायब कर दिया। वरना मैं ना वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग करता हूँ ना कोई उसके अंदर वो करता हूँ, बस वीडियो बनी उसकी खट खट ठक करके जो है उसको अपलोड किया, डाल दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुलेमानी। तो मेरी छोटी सी वो प्यारी सी मेरी दोस्त, मेरी सहेली, मेरी बेटी, उसने सवाल किया था, उसको भी बता दिया। मेरा दोस्त जो है उसने भी मुझे बार बार तंज किया कि तू क्या सुलेमानी सुलेमानी लगा है, तो भाई ये इसकी वजह है। तो वो एक नाम बन गया, वो एक ब्रांड बन गया है, वो एक उसकी पहचान बन गया है, तो इसलिए वो हर चीज़ में सुलेमानी आ जाता है। तो इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मज़े की बात ये है कि मुझे लग रहा था मैं पसीने से शराबूर हो जाऊंगा, लेकिन बाजी बस धूप निकल रही है, लेकिन यार यहाँ पे खुनकी है, मेरे पाँव जम गए हैं, देख रहे हैं? ये इतने वाइट है नहीं, ये वाइट लग रहे हैं क्योंकि ठंड से खून खुश्क हो गया है। तो इसी के साथ हम इस सुलेमानी व्लॉग का एंड करते हैं कि भाई ये वीडियो बिना एडिट के होती है, मगर मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी फेमस हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं भी छड़पपति हूँ। जब मैं छड़पपति होऊंगा तो फिर मैं अपना चाय का होटल खोलूंगा और वहाँ पे मैं लोगों को धोखा नहीं दूंगा। मैं उनको बताऊंगा यार कट चाय का मतलब कम चाय, और सुलेमानी बन कबाब का मतलब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो तुम ना कट चाय मंगवाओ ना तुम सुलेमानी बर्गर मंगवाओ, अनलेस कि तुम्हारा पेट खराब है, और तुम्हारा पेट खराब है तो तुम चाय भी आधी पियो, बर्गर भी आधा खाओ, पर यहाँ से खाली हाथ ना जाओ। तुम खाली हाथ जाओगे तो फिर हमारे पास अर्निंग कैसा आएगा? सही है। तो जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उतार ही देता हूँ चादर, गर्मी हो गई।